अस्सलाम वालेकुम। ये इतने लोग किधर गए हैं? सर्दी है। अच्छा, दुरूद शरीफ पढ़ ले। अच्छा, ये जो लोग अगर इस वजह से नहीं आ रहे ना कि वो एक्स्ट्रा क्लास का बोझ नहीं उठा पा रहे, बेटे मैंने ना आपको सेशन के शुरू में ही कहा था कि मुझे कोर्स पूरा करने के लिए तकरीबन को 8-10 चाहिए एक्स्ट्रा क्लासें, और उसके लिए फिर यही तरीका डिसाइड हुआ था कि सैटरडे को एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो है, तो अब करना तो है ना, तो इसलिए ये बोझ नहीं उठा पा रहे तो फिर ऐसे नहीं चलेगा यार, फिर कैसे करेंगे? कोर्स तो पूरा करना है, और अब हमने आखिरी ग्रेड शुरू किया है, तो ये ग्रेड टफ है और 40 नंबर में से टेस्ट होते हैं। कोई आखिरी बात किसी को याद हो? वो तो मैंने किताब बंद करके बात की थी ना। और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर किसी दोस्त या वैसे किसी जानने वाले के बारे में कोई बात पता लग गई, या कोई स्क्रीनशॉट या वीडियोस वायरल हो गई, तो वो वायरल क्यों होती है? तो क्यों वायरल हो जाती है वो? है क्योंकि वो सब आगे फैलाना शुरू कर देते हैं। और फैलाना क्यों शुरू कर देते हैं? एक तो मजा आ रहा होगा, जरा स्पाइस हो और गपशप रौनक लगी रहेगी। दूसरा, वो जो वीडियोस वायरल हो रही हैं उसमें या कोई मैसेज या कोई बात, जिसकी वो बात है वो उसकी कोई अच्छाई है या खामी है? खामी। अच्छाई नहीं वायरल हो रही होती, खामी ही वायरल हो रही होती है। और जो वायरल कर रहे होते हैं उनको तो एंटरटेनमेंट लगी होती है, लेकिन जिसकी वो है तो वो फिर तकलीफ नहीं है। और कोई भी इंसान, क्योंकि सब लोगों से गलतियां गुनाह होते हैं, हो जाते हैं, कोई भी इंसान, आप जितने यहां बैठे हुए हैं मुझ समेत, कोई ये नहीं चाहेगा कि उसकी कोई खामी या गुनाह दुनिया वालों के सामने एक्सपोज हो। अब वो नहीं चाह रहा, लेकिन ये जो शेयर करने वाले लोग हैं ना, आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए, फिजिकल सिचुएशन बनाता हूं कि इंसान ने अपना जिस्म कवर किया होता है कपड़ों से, तो कोई आपके कपड़े छीन के उतार रहा हो पब्लिक प्लेस में और आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो छीन छीन के उतार रहा है और 2-4 लोग और साथ मिल रहे हैं जिसमें आपके जानने वाले भी हैं, जिनको आप अपना बड़ा मुखलिस समझते हैं, तो कैसी फीलिंग होगी? है, अच्छा लग रहा होगा। वो जो गुस्सा आ रहा है, तो ये जो शेयरिंग हो रही होती है ना, ये वैसी सी चीज होती है। किसी की को खामी पता चली, आपको अपने दोस्त के बारे में कोई खामी पता चली और आपने फौरन अपने दोस्तों से शेयर, तुझे पता है, फौरन शेयरिंग शुरू कर दी। अब आप ये चाहे शुगल में कर रहे हैं, लेकिन जिसकी खामी है वो इस बात को पसंद नहीं कर रहा था कि एक्सपोज हो, तो जो एक्सपोज करना शुरू कर दिया ना, वो फिर इस बात के लिए तैयार रहे कि फिर वो भी एक्सपोज होगा, और दुनिया में नहीं होगा तो आखिरत में होगा। मुस्लिम 6853 सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मोमिन पर से दुनिया की सख्ती दूर करेगा, अब ये बदला है, तो अल्लाह ताला उस पर से आखिरत की सख्तियों में से सख्ती दूर करेगा। और जो शख्स किसी तंग दस्त को मोहलत देगा, को मुश्किल में है, फाइनेंशियल कर्ज नहीं वापस कर पा रहा, तो अल्लाह ताला उस पर दुनिया और आखिरत में आसानी करेगा। और जो शख्स किसी मुसलमान का ऐब ढांपेगा, तो अल्लाह उसका ऐब दुनिया और आखिरत में ढांपेगा। और अल्लाह ताला बंदे की मदद में होता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में होता है। तो इसमें से ये बात तो खैर पहले भी हो चुकी थी, लेकिन मेन जो मैं आपका ध्यान दिला रहा था, वो आपको जब अपने किसी दोस्त, किसी जानने वाले की कोई खामी पता चलती है ना, तो वो फौरन शेयर करने ना लग जाएगा। इससे कोई फायदा नहीं हो रहा किसी उम्मत का, लेकिन जिसकी खामी शेयर कर रहे हैं उसकी पर्दादरी हो रही है, तो फिर इसका ना फिर कल पे हम पे भी असर ये पड़ेगा कि हम भी एक्सपोज होंगे, और हम नहीं चाहते एक्सपोज होना। तो इसलिए जो शेयर शुरू कर देते हैं, जंगल में आग की तरह फैला देते हैं, या वो जो लानत भेज के शेयर करते हैं, तो ना लानत भेज के शेयर करें आगे, तो वो आप उसको शायद लानत भेज के शेयर करने में समझना ही, चलो ज्यादा से ज्यादा लानते पड़ेंगी तो आपने अपना हिस्सा डाल दिया। नहीं, शेयर ज्यादा से ज्यादा हो रहा है,
तो उससे खराबी फैलेगी, और जिसकी को खराबी एक्सपोज हो रही थी वो मजीद एक्सपोज हो रहा होगा, तो ये बिल्कुल पसंदीदा काम नहीं। तो ये फजूल की शेयरिंग ना किया करें। एक सवाल वेरिएंस का दिया था, स्प्रिंग 19। चूंकि एक्स्ट्रा क्लासेस के बोझ में आप उठ ही नहीं सके, तो शायद होमवर्क ही नहीं कर सके। हम किया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। किस किस ने किया है? अच्छा, किस किस ने नहीं किया है? ये दोनों हाथ ऐड करो तो टोटल तो नहीं बन रहे। दोबारा, किस किस ने किया है? ठीक है जी, बाकियों को कोई जरूरी काम होगा। इसमें हर दफा तकरीबन एक ही मसला जरूर होता है सबको, वो है लेबर वाला। लेबर वाला मसला बता देता हूं, उसके अलावा पहले कोई बात है तो बता दीजिए। मुझे उसमें लेबर वाला पॉइंट ही लगता है बताने वाला। आपने उसके अलावा कुछ पूछना है पहले तो वो बताइए। लेबर वाला बताता हूं। लेबर के अलावा पूछना है कुछ? जी हाँ, क्या करते हैं? जो इनपुट लग रही होती है लॉसेस ऊपर वाली। अच्छा, आप शर्मो शर्मी पूछ नहीं रहे, इसमें मटेरियल में भी मसला होना चाहिए आपको। स्प्रिंग 19 स्प्रिंग 19 में एक लेबर रेट में मसला होना चाहिए, और एक मटेरियल में भी मसला होगा। मटेरियल बताता हूं पहले। स्टैंडर्ड कितने का बना हुआ है? 27,000 kg का। ये मैं स्प्रिंग 19 कर रहा हूं डिस्कस। स्टैंडर्ड में मटेरियल क्या क्या मटेरियल है? एक्स और वाई। ये है फॉर 27,000 kg, और लेबर और वेरिएबल, और ये एब्जॉर्प्शन वाला है कि मार्जिनल वाला? मटेरियल 16,000 kg और 14,000 kg। अच्छा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, नजर आ रहा है कि 27,000 किलो के लिए ये है। ऐसी बस टैली करने के लिए बता रहा हूं लास्ट क्लास वाले फॉर्मेट पे। ये हो गया 30। इसका मतलब है कि हमने रूटीन 10% लॉस होना उम्मीद रखी हुई है। ये इस तरह से बनता है। 30,000 किलो इनपुट, 3 जाया होता होगा तो 27,000 किलो बनता होगा। ये कैसे पता कि ये केजी वाला सवाल है? क्योंकि प्रोडक्ट केजीज में है। तो अगर आप ये 30 और 3 ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, 16 और 14। और लेबर के 10,000 आवर्स, और ओवरहेड लेबर से लिंक्ड है तो यहां भी 10,000 आवर्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये जो 250 है, ये है 250। और फिक्स्ड का अलग डाटा दिया हुआ है कि 9 लाख रुपए फिक्स्ड ओवरहेड्स थे। ये हम अपनी लाल मुकड़ी से पूछते हैं। 9 लाख रुपए फिक्स ओवरहेड्स थे, डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर्स कितने थे। अब आपको इसमें ये जो पॉइंट नंबर 1 में डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बजट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी है 27,000 किलो का, इसलिए इसको 27,000 को स्टैंडर्ड ही कह दिया। या तो ये यूनिट्स में होता ना, प्रोडक्ट यूनिट्स में होता तो फिर तो स्टैंडर्ड कार्ड हम 1 यूनिट का बनाया करते हैं। प्रोडक्ट केजीज में है तो इस पूरे टेबल को ही मैंने 27,000 केजी का स्टैंडर्ड कह दिया। तो इसके ही मुताबिक
स्टैंडर्ड लेबर आवर्स कितने हुए? 90। ये 90 है, तो फिर ये 160। ये स्टैंडर्ड कार्ड बन गया और ये है 27,000 किलो के लिए। मटेरियल के वेरिएंसेस में हमें एस क्यू इन एस एम चाहिए, ए क्यू इन ए एम चाहिए और फिर ए क्यू इन एस एम चाहिए। एक्चुअली प्रोडक्शन कितनी हुई ये हमें पॉइंट नंबर 7 से पता चल रहा है। 27,400 kg वर ट्रांसफर टू फिनिश गुड, यानी इतने बने हैं। तो एस क्यू निकलेगा 27,400 इंटू 16,000 डिवाइडेड बाय 27,000। 27,400 इंटू 14,000 ओवर जी 16,237,207। AQ सवाल में ना बताया नहीं है, लेकिन सवाल में पॉइंट 2 में लिखा हुआ है कि एक्चुअल इनपुट रेशो इतनी थी और उसके अलावा लॉसेस बताए हुए हैं। पॉइंट नंबर 3, एक्चुअल लॉसेस वर 6% ऑफ द आउटपुट। बस उसके अलावा और मटेरियल के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की आखिरी क्लास में ना एक आपको वैरायटीज बानी बोली थी, बोर्ड पे कहा भी था लिख लें कि हमें एक्चुअल प्रोडक्शन, मैंने एक आखिरी सवाल बोर्ड पे किया था, उसमें फिर एक वैरायटी बोली थी कि ऐसे भी हो सकता था। एक्स और वाई कितने किलो एक्चुअली लगे, उनमें कितना लॉस हुआ, तो कितना प्रोडक्ट बना। जो सवाल मैंने बोर्ड पे किया था, मैंने उसमें अगर आपने नोट किया है तो ए कितने किलो था एक्चुअली जो लगा था 2100, बी कितना था 1300 और आउटपुट कितना था 20। तो मैंने एक वैरायटी ये बताई थी कि आपको 250 की बजाय हो सकता है कहा होता कि एक्चुअली 600 किलो जाया हुआ। ये नोट किया था। तो इस सवाल में भी ना आपको एक्चुअल लॉस बता दिया और ये फिगर्स बताने की बजाय इनकी रेशो बता दी 55 और 40, ये बता दिया। यहां से उल्टा चलना था। आउटपुट बताया हुआ है 27,400 और ये भी पता है कि लॉस 6% ऑफ आउटपुट है। इसका 6% लें 16, इसमें से ये माइनस हुआ होगा तो ये बना होगा 2900। इसको अब हम 55 और 45 में बांटेंगे। 55 और 45 की रेशो 15974130770। ये ऐसे AQ इन AM निकलना। ये पॉइंट नंबर पता नहीं कौन सा और कौन सा, पॉइंट नंबर 2 और 3। तो जिन्होंने सवाल किया है पॉइंट नंबर 2 और 3 की अंग्रेजी पढ़ के देखें, इसमें मजीद कोई एतराज है तो बताएं। जी बेटे, मटेरियल के वेरिएंसेस में और एतराज जिन्होंने किया है जी, प्राइस में इसमें क्या एतराज है? इसका नाम मटेरियल प्राइस वेरिएंस नहीं है। देयर इज नो चेंज इन डायरेक्ट मटेरियल प्राइसेस ड्यूरिंग द मंथ, यानी जो सोचा था वैसे ही हुआ। मटेरियल के वेरिएंसेस में कोई और सवाल जिन्होंने किया है? मटेरियल के वेरिएंसेस में और सवाल। लेबर SH कैसे निकालेंगे, ये भी लास्ट क्लास में सिखाई गई बात। SH 27,400 इंटू 10,000 ओवर 27,000। एक्चुअल रेट समझाता हूं।
स्टैंडर्ड कार्ड कब बनता है? साल के शुरू में, और बजट स्टैंडर्ड सब साल के शुरू में हो रहा होता है। एक बिल्कुल नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, कि 2024 गुजर गया, 2024 का एक्चुअल डाटा बिजनेस के सामने आ गया, अब 25 के शुरू में खड़े हैं और स्टैंडर्ड कार्ड बनाने लगे। अगर हमें उम्मीद नहीं है कि महंगाई होगी, तो 25 के स्टैंडर्ड कार्ड में वेज रेट कितना आएगा? जितना 24 में था। और अगर हमें लगता है कि 10% महंगाई होगी, तो स्टैंडर्ड बनाते हुए वेज रेट कैसे निकालेंगे? किसको बढ़ा देंगे? 10%, जो 24 का एक्चुअल था। ये बात दोबारा सुने, हर साल गुजरने के बाद उस साल का एक्चुअल डाटा सामने आ गया, अब अगले साल के शुरू में खड़े हैं और स्टैंडर्ड कार्ड बना रहे हैं। चलो मैं साल का डाटा ले लेता हूं। जब हम 2024 गुजरने के बाद, ईयर है हाँ 19, जब जनवरी गुजर चुका होगा और हम फरवरी के शुरू में खड़े होंगे, स्टैंडर्ड कार्ड बनाते हुए अगर हमें लगता कि महंगाई नहीं होगी, अगर हमें लगता कि महंगाई नहीं होनी, तो फरवरी का स्टैंडर्ड बनाते हुए हम वेज रेट कितना लिखते जो जनवरी में एक्चुअल था। और अगर हमें उम्मीद होती कि 8% महंगाई हो जाएगी, तो हम फरवरी का रेट क्या लिखते? 8% बढ़ाते किसको? जनवरी वाले को। हम इसको 1.08 करते तो ये बनता, तो ये 220 ऐसे बना होगा। पॉइंट 4 में लिखा हुआ है, डायरेक्ट DL increased wages by 12% as against the budgeted increase of 8%। यानी जब फरवरी के शुरू में बजट बना रहे थे, तो हमारा प्लान था कि वेजेस 8% बढ़ेंगी। किससे 8% बढ़ेंगी? जनवरी वाले से। तो वो 8% बढ़ाने के बाद ही हमने स्टैंडर्ड कार्ड में लिखा होगा। किसका 8%? जनवरी वाले का। ये जुमला यहां तक समझ आया है तो फिर अगली बात समझ आएगी। जनवरी का 8%। अब सेंटेंस पे गौर करते हैं। अगर ये कहा जाए कि प्राइसेस 8 की बजाय 12 बढ़ गई, 8% की बजाय 12% बढ़ गई, लिंक नहीं छोड़े, मैं कुछ और मिसाल देता हूं। यूजफुल लाइफ 5 की बजाय 8 हो गई, 5 की बजाय 8 हो गई, तो अगर 5 रिमेनिंग थी तो 8 भी क्या है? रिमेनिंग। कि 5 रिमेनिंग की बजाय 8 रिमेनिंग हो गई। और अगर 5 टोटल थी तो 8 भी टोटल की बात हो रही है, यानी जिसके बदले जिसकी बजाय दूसरे की बात हो रही है, तो जो पहला था वही दूसरा है। तो फिर और मुश्किल करती बात। अगर हमने प्लान किया था कि वेजेस 8% बढ़ जाएंगी, 8% की बजाय 12% बढ़ गई, किसका 12%? जिसका 8% था। यानी हमने अगर यह सोचा था ना कि ये 8% बढ़ जाएंगी, तो यही असल में 12% बढ़ गई। ये मजीद 12% नहीं बढ़ गया। हमने ओरिजिनली सोचा था कि फरवरी में वेज रेट 8% बढ़ेगा। कहां से बढ़ेगा? जनवरी वाले से। तो 8% बढ़ने की बजाय 12% बढ़ गया। कहां से 12% बढ़ गया? जनवरी वाला। तो एक्चुअल वेज रेट के लिए हम 220 को 1.12 नहीं करेंगे, हमें पहले जनवरी तक जाना पड़ेगा, फिर जनवरी वाले को 1.12 करेंगे। क्योंकि 8% की बजाय 12% हो गया, तो फिर जहां से 8% बढ़ना था, फिर वही 8 की बजाय 12 बढ़ गया। यहां पर कोई अगर इस सेंटेंस को समझ भी रहा हो, तो हो सकता है उसने किया हो कि क्यों ना हम 220 को 4% बढ़ा दें। हाँ जी, ऐसा करना क्यों गलत है? क्योंकि जो डिस्कशन यहां मैं कर रहा हूं उसमें 100 क्या है? 100 जनवरी वाला है, ये 100 है। लेकिन अगर आपने 220 को 4% बढ़ा दिया, तो फिर 100 किसको कह रहे होंगे आप? फिर इसको 100 कह रहे होंगे, जबकि ये 100 नहीं है, ये 100 है। और अगर आपको ये लग रहा है कि न्यूमेरिकली आंसर तो सेम आना चाहिए, नहीं। 100 को 12% बढ़ाएं, 112, और 108 को 4% बढ़ाएं। पॉइंट तो सेम बात नहीं है ना।
ये 108 है, इसको 4% नहीं बढ़ाना, इसी को 12% बढ़ाना था। तो एक्चुअल वेज रेट इसको 12% बढ़ा के निकलेगा, तो आपको 220 से पहले वापस जाना पड़ेगा, फिर उसको 1.12 करना पड़ेगा। ये पॉइंट नंबर 4 की अंग्रेजी का मतलब है। तो यही कर रहे हैं, इसको 1.08 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये बन रहा है, फिर 1.12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्प्रिंग 19 में और किसी का कोई सवाल? अच्छा, वेरियस वाले चैप्टर की दो बातें और सुन लें, फिर ये चैप्टर मेरी तरफ से बिल्कुल क्लोज है। इसमें जितने सवाल रह गए, कोई अगर खुद करने हो तो हस्बे तौफीक आप खुद कर लीजिएगा। दो बातें बस सुन लें इसमें। इसमें पूछ रहे हो स्प्रिंग 19 जी, तो इसका मतलब 9.95 एक्चुअली लगा। SH 10,000 नहीं है, SH ये है। एक्चुअल 5% बेहतर हुआ, किससे बेहतर हुआ? SH से कि BH से? इतनी दफा तो ये काम पहले भी किया है। हम लोग जब ये कह रहे हैं कि वर्कर्स ने इतने % बेहतर टाइम में काम किया, यानी एक्चुअल किससे बेहतर हुआ? BH से कि SH से? SH से, BH से तो नहीं। SH यानी एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे। पहले, ये पहली दफा तो नहीं है, बहुत सवालों में आया है कि लेबर की एफिशिएंसी 5% बढ़ गई, तो उसमें जब एक्चुअल आवर्स निकालते हैं तो वो 0.95 BH को करते हैं कि SH को करते हैं? SH को, तो SH को करेंगे, ये तो BH है। स्प्रिंग 19 में किसी का और सवाल? अच्छा, दो बातें सुन लें। एक तो सवालों से जस्ट पहले पेज पे जहां सवाल शुरू हो रहे हैं उससे एक पेज पीछे देखें तो मैंने एंट्रीज लिखी हुई है। ये मैंने इखलाकन लिखी है और ये पूरी डिटेल आपके स्कोप में नहीं है, तो ये मेनली नॉलेज के लिए ही है कि अगर वेरिएंसेस की एंट्रीज होती तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट की रिकंसिलिएशन टाइप ही एंट्रीज बनी हुई है। तो ये जिसको समझ आ जाए ठीक है, जिसको ना समझ आए इग्नोर करें। वेरिएंसेस की एंट्रीज अगर दिल की तसल्ली के लिए कोई देखना चाहे तो देख ले, नहीं तो जमीर पे बोझ महसूस ना करें, दफा करें। ये हस्बे तौफीक है। उसके बाद आप आइए स्प्रिंग 17 पे। ये एक दफा एक सवाल टेस्ट हुआ था और क्योंकि ये प्रैक्टिस है कि पास्ट वाले सवाल रिपीट हो जाते हैं, इसलिए ये बता रहा हूं। स्प्रिंग 17 पे आए। स्प्रिंग 17 हेक्सा के नाम से होगा, हेक्सा लिमिटेड। पहुंचे? पार्ट ए रिक्वायर्ड, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। बस यही कर पूछे, इसके आगे नहीं। बस कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ये कौन सा प्रॉफिट पूछ रहा है, एक्चुअल या बजटेड? कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर है जी, एक्चुअल है। रिक्वायरमेंट बी देखें, रिकंसाइल द प्रॉफिट कंप्यूटेड अबव विद एक्चुअल प्रॉफिट। तो फिर पार्ट ए वाला कौन सा है? नहीं, वो बजटेड भी नहीं है, वो बजटेड भी नहीं है। एक्चुअल क्यों नहीं है? क्योंकि पार्ट बी में कह रहा है रिकंसाइल द प्रॉफिट कंप्यूटेड अबव विद एक्चुअल प्रॉफिट, तो इसका मतलब पार्ट ए वाला एक्चुअल प्रॉफिट तो नहीं है, और मैं कह रहा हूं कि बजटेड भी नहीं है। ये क्या है? रिक्वायरमेंट ए की वर्डिंग पे वापस, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। इस बात का मतलब ये, शेर में शायर ये कहना चाह रहा है कि जो दिसंबर में एक्चुअली यूनिट्स सेल हुए, यानी क्वांटिटी जो असल में सेल हुए। बजटेड प्रॉफिट के लिए कौन सी यूनिट्स ये होते हैं? जो बजट क्वांटिटी सोची थी। तो ये पार्ट ए बजटेड प्रॉफिट नहीं है। पार्ट ए है जितने यूनिट्स एक्चुअली सेल हुए उन्हीं को यूज करें, लेकिन रुपी फिगर्स कौन सी यूज करें? एक्चुअल की बजाय स्टैंडर्ड कार्ड वाली। ये पार्ट ए का मतलब है। इसको फ्लेक्स्ड बजट भी कहते हैं। पार्ट ए, ये इससे पहले और बाद कभी ये चीज टेस्ट नहीं हुई थी, वन ऑफ इट्स काइंड था, लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है दोबारा टेस्ट हो। पॉइंट ए की अंग्रेजी दोबारा पढ़ें, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ये वर्डिंग एक्चुअल प्रॉफिट के लिए है।
अगर बजटेड प्रॉफिट कहता तो क्लियरली बजटेड का वर्ड होता। फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर प्रॉफिट निकाल दे, ये एक्चुअल का ही सेंस बन रहा है। लेकिन यूजिंग मार्जिनल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब ये है कि जितने यूनिट्स दिसंबर में एक्चुअली बिके हैं, लेने वो हैं, लेकिन रुपीस कौन से लेने हैं? स्टैंडर्ड वाले। इसको कहते हैं प्रॉफिट फॉर द मंथ यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ये जो पार्ट ए है, ना ये बजटेड प्रॉफिट है ना ये एक्चुअल प्रॉफिट है। इसका मतलब है यूनिट सोल्ड एक्चुअल वाले लेने हैं, लेकिन रुपीस स्टैंडर्ड वाले लेने हैं। ये बात जबानी याद हो गई है ना? कोई जरूरत नहीं लिखने की। यूनिट्स एक्चुअली सोल्ड वाले लेने हैं, लेकिन रुपीस स्टैंडर्ड कार्ड वाले। लिखा? चले, वेरिएंस वाला चैप्टर मेरी तरफ से फारिग। इसमें अगर कुछ सवाल रहते हैं, जो कि रहते हैं, वो हस्बे तौफीक आपने करने हैं खुद तो कर लें। चलें जी, सीवीपी आते हैं वापस। सीवीपी कल वाले का रिकैप ये है। अच्छा, वो आज वो गुलबर्ग में बता रहा था तो एक और बात ध्यान में आई, आल्दो के कल वाली बात ही है ये, लेकिन मैंने कहा ये भी बता देता हूं, शायद आपको फायदे हो, शायद बेहतर हो, नहीं तो इग्नोर कर देना। कल जो मैं वो 40% और 39 बताने की कोशिश कर रहा था, उसकी ना सुबह पढ़ाते हुए एक और आइडिया है दिमाग में। सीएस रेशो का फार्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स। जो सवाल में 40% आपको दिया हुआ है, जो 40% दिया हुआ है, वो कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स दिया हुआ है। 40% क्या दिया हुआ है? कंट्रीब्यूशन ओवर, ये दिया हुआ। जो 40% गिवन है वो ये है, तो इस 0.98 को कर लीजिए। इस तरफ क्या रह गया? कंट्रीब्यूशन ओवर 0.98 तो उधर चला गया, तो हाँ यही होती है सीएस रेशो। तो असली सीएस क्या हुई फिर? 39.2%। सीवीपी में हम लोग यूनिट्स, कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट्स, यही सारी वैरायटियां, यही सारे रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे हैं। और इस सवाल की ना मुश्किलें ये होती हैं कि मिसिंग फिगर्स सॉल्व कैसे करनी है, कभी पहली कैसे सॉल्व होनी है, कभी कैसे सॉल्व होनी है, इसलिए बच्चे से डरते हैं। तो मेरा काम तो बेटे आपको हर सवाल समझाना सिखाना ही है। कल जो 2 सवाल किए थे उनमें अगर कुछ पूछना है तो पूछें। ब्रेक इवन सेल्स की हेडिंग में ही हूं, तो उसमें फिर एक सिनेरियो ये हो सकता है, ब्रेक इवन सेल कैलकुलेशन इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स। कल जो 2 सवाल किए थे उनमें बिजनेस कितने प्रोडक्ट्स बेचता था? वो एक ही बेचता होगा। लेकिन अगर बिजनेस मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचता है तो हर प्रोडक्ट की ब्रेक इवन सेल अलग अलग पता होनी चाहिए या नहीं? अलग अलग क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि हर प्रोडक्ट की सेल्स टीम अलग हो सकती है, उनकी मेहनत अलग हो सकती है, मार्केट अलग हो सकती है। तो बिजनेस को ज्यादा बेहतर पिक्चर तब पता चलेगी अगर हर प्रोडक्ट की ब्रेक इवन डिफरेंट हो। तो अगर बिजनेस मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचता हुआ
हर प्रोडक्ट की ब्रेक इवन सेल अलग अलग पता होनी चाहिए, लेकिन इसमें मसला ये है कि फार्मूला अलग अलग लगाएंगे हर प्रोडक्ट के लिए, तो फिर न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर टोटल फिक्स कॉस्ट पूरे बिजनेस की, या वो भी हर प्रोडक्ट की अलग? क्यों? हाय हाय, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और ब्रेक इवन सेल हर प्रोडक्ट की अलग जानना चाहते हैं, तो हर प्रोडक्ट के लिए फार्मूला अलग अलग लगेगा ना, तो फिर उसके न्यूमरेटर में क्या आएगा? टोटल फिक्स कॉस्ट पूरे बिजनेस की ओवरऑल, फिर हर प्रोडक्ट की अलग अलग। क्या वाकई सारी फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज होती हैं? नहीं, हेड ऑफिस तो कॉमन है, उसका प्रोडक्ट वाइज क्या ताल्लुक है? तो एलोकेशन की जा सकती है, लेकिन उससे बेहतर तरीका है ये जो बताने लगा। प्रॉब्लम ये होती है, सम टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी फेयरली एलोकेटेड प्रोडक्ट वाइज। बिजनेस की कुछ टोटल फिक्स कॉस्ट ऐसी हैं, जैसे हेड ऑफिस के कॉमन एक्सपेंसेस, अब उसको प्रोडक्ट वाइज तोड़ना मुनासिब है नहीं, तो फिर इसका हल क्या है? Therefore, प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन सेल इज कैलकुलेटेड इन फॉलोइंग 2 स्टेप्स। तो फिर हमें 2 स्टेप्स में ब्रेक इवन कैलकुलेट करनी पड़ती है प्रोडक्ट वाइज। अगर बिजनेस मल्टीपल प्रोडक्ट बेचता है तो अगर बिजनेस मल्टीपल प्रोडक्ट बेचता है तो बिजनेस को लाजमी, मैनेजमेंट को हर प्रोडक्ट की अलग अलग ब्रेक इवन पता होनी चाहिए। क्यों भाई जाग रहे हैं? क्यों अलग जाननी है? क्योंकि हर प्रोडक्ट की सेपरेट टीम है, तो उनको सेपरेट टारगेट पता होना चाहिए। लेकिन ये जाननी मुश्किल इसलिए है क्योंकि बिजनेस के काफी कॉमन खर्चे भी होते हैं, तो इसलिए प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन जानने के लिए हमें 2 टुकड़ों में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो 2 स्टेप्स सिखाता हूं। अच्छा, इन 2 को ना मैं यहां लिखूंगा। उससे पहले एक बात बता रहा हूं, अगर आपको ये बहुत क्लियरली बात पता है, आप की सोचों में रची बसी हुई है, तो इग्नोर कर देना इस बात को। अगर नहीं तो पेज के कहीं नुक्कड़ में ना डब्बा बना के बात लिख लेना। बिजनेस के 2 प्रोडक्ट्स और प्लान ये है कि प्रोडक्ट ए के 4000 यूनिट सेल करेंगे और बी के 6000। इनके यूनिट्स की आपस में क्या रेशो है? 40-60 कह लें, 4-6 कह लें, 2-3 कह लें, यानी 40% ए और 60%। ए बेचेंगे हम 500 रुपए का और बी बेचेंगे हम 400 रुपए का। तो ए और बी का रेवेन्यू कितना होगा? जी 2 लाख, 2 मिलियन। और इसका जी 2.4 मिलियन। इनके आपस की रेशो 2:3 है या 40-60 है। इनके आपस की रेशो देखें, अगर किसी को आती रेशो चेक करनी तो 5:6 बनती है। चेंज क्यों हो गई है? 2-3 क्यों नहीं रह सकी? अगर दोनों की प्राइस सेम होती तो रेवेन्यू में भी रेशो सेम मेंटेन होती। ये बहुत अनोखी बात है यार। ओके, तो इसका कंक्लूजन ये बता रहा हूं कि अगर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की प्राइसेस सेम हैं तो उनकी जो यूनिट्स सोल्ड की रेशो है और जो रेवेन्यू की रेशो है वो सेम होगी। लेकिन अगर प्राइसेस डिफरेंट हैं तो यूनिट्स सोल्ड की रेशो और रेवेन्यू की रेशो फर्क होगी। ये लिखी नहीं यार बात आप।
काबिल होंगे बहुत, लेकिन लिख लें ये बात। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, प्राइसेस सेम है सबकी पर यूनिट, तो जो यूनिट्स सोल्ड की रेशो है, रेवेन्यू की रेशो भी वही होगी। लेकिन अगर प्राइसेस डिफरेंट है तो यूनिट सोल्ड की रेशो और रेवेन्यू की रेशो डिफरेंट होगी। ये सारी कहानी ना डब्बे में बंद करके रखना, ताकि आपको पता चले कि मेन टॉपिक से हट के कोई बात बताई थी। ये डब्बा छीलना बंद कर देना। हाँ जी, डब्बा बनाया पक्का ना? चले अब आप, चूंकि डब्बा बनाने की अभी प्रैक्टिस हो गई आपकी, एक और डब्बा बनाते हैं। ये जरा थोड़ा बड़ा डब्बा होगा। इस डब्बे में ना आपको मैं बात सिखा रहा हूं वो दो मिसालों से समझाता हूं। ये जो अब डब्बा बना रहा हूं ये इस चैप्टर में भी काम आएगा और अगले चैप्टर्स में भी काम आएगा। ये डब्बा डन। एक और डब्बा समझिएगा, दो मिसालों से बताऊंगा वो डब्बा। बजटेड सेल्स होंगे 70,000 यूनिट्स, कैश सेल प्राइस होगी 20 और क्रेडिट सेल प्राइस होगी 30 और प्लैंड सेल्स हैं 60% कैश और 40% क्रेडिट। रिक्वायर्ड है मुझसे टोटल सेल्स। जब हम जस्ट सेल्स कह रहे होते हैं तो वो रेवेन्यू की बात होगी। टोटल सेल्स रेवेन्यू कैसे निकलेगा भाई जी? 70,000 यूनिट्स का 60% कितना बना? 42,000 यूनिट्स और 70,000 के 40% क्या बने? 28,000 यूनिट्स। और इन 42,000 यूनिट्स पे प्राइस लगेगी 20 रुपए और इनके ऊपर प्राइस लगेगी 30 रुपए जी।
840 और 840 16। इस पे कोई एतराज? हम ये सॉल्यूशन की बजाय एक और तरीके से कर सकते थे कि हम एवरेज प्राइस निकाल लेते, वेटेड एवरेज, और एवरेज प्राइस ऐसे निकालते कि कैश सेल्स के लिए ये प्राइस एप्लीकेबल है, क्रेडिट के लिए ये एप्लीकेबल है। कैश सेल्स का वेट कितना है? 60%। क्रेडिट सेल्स का तो हम लोग 20 रुपए इंटू 0.6 प्लस 30 रुपए इंटू 0.4, देखिए क्या बना, 24। और हम टोटल यूनिट्स के ऊपर ये एवरेज प्राइस लगा दें 1680। क्या सीखा इससे? कि अगर एक पॉपुलेशन में से कुछ पोर्शन पे कोई और रेट और कुछ पोर्शन पे कोई और रेट लगना हो, तो या तो अलग अलग टुकड़ों पे रिस्पेक्टिव रेट लगा दें, या फिर उन रेट्स का एवरेज निकालें और वो एवरेज पूरी पॉपुलेशन पे लगा दें। तो सेम आंसर बन रहा है ना? एक और मिसाल से ये जुमला दोबारा बता दूंगा। $60,000 यूनिट्स, टोटल सेल्स comprise of product A and B in ratio of 2:3। सेल प्राइस प्रोडक्ट ए की 500 रुपए, नहीं 150 रुपए, और प्रोडक्ट बी की 160 रुपए। टोटल सेल्स निकालनी है जी। एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो 60,000 है, इससे ए और बी कैसे बनाए? 60,000 इंटू 2/5 और 60,000 इंटू 3/5, 24, 36,000। ये यूनिट्स आ गए दोनों के, और इन पे इनकी अपनी अपनी प्राइस लगा लें, 3600 और इंटू 160, 5760। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या करें? प्राइस एवरेज कर लेते हैं। कैसे? 150 और ये प्रोडक्ट ए की प्राइस है, प्रोडक्ट ए का वेट कितना है? 2/5, और 160 प्रोडक्ट बी का वेट कितना है? 3/5, 156। और इस 156 को पूरे 60,000 पे ही लगा दें, तो 9360, और इनको ऐड करें। ये इन दो मिसालों से क्या सिखा रहा हूं मैं? अगर एक टोटल पॉपुलेशन के किसी हिस्से पे कोई और रेट और किसी हिस्से पे कोई और रेट लगना हो, तो हम या तो रिस्पेक्टिव हिस्से निकाल के अपना अपना रेट लगा दें, या फिर उन रेट्स का एवरेज करें और वो एवरेज पूरी पॉपुलेशन पे लगा दें। एक ही आंसर आएगा। ये बात समझ आई कि नहीं? चले फिर एक एग्जांपल का दिल और कर रहा है।
टोटल जीपी कैसे निकालें? या तो 6 मिलियन को पहले ए और बी में तोड़ लेते हैं। किस तरह? 1/4 और नहीं सॉरी 1/5 और 4/5 क्या बना जी? 12 लाख। और ये ए और बी हो गए। ए का जीपी कितना है? 30%, 360। बी का जीपी कितना है? 20%, 960। कितना हो गया टोटल? 13। फिर एक और तरीका क्या कर लें, इन जीपी मार्जिन का एवरेज कर लें। एवरेज जीपी कैसे निकालें? 30% का वेट कितना है? 1/5 प्लस 20% का वेट 22%। और ये 22 फिर क्या करें? पूरे 6 मिलियन पे लगा लें। 1320। अब देखिए मैंने आपको सेल प्राइस, प्रोडक्ट्स, वेट परसेंटेज में, रेशो में, फिर प्राइसेस की बजाय मैंने जीपी मार्जिन, इन 3 मिसालों से कंक्लूजन सिखा के आ रहा हूं। अगर एक टोटल पॉपुलेशन के कुछ हिस्से पे कोई रेट और कुछ हिस्से पे कोई और रेट लगना हो, चाहे वो टोटल पॉपुलेशन में रुपीस को कह रहा हूं, चाहे यूनिट्स को कह रहा हूं, अगर किसी टोटल पॉपुलेशन के कुछ हिस्से पे कोई और रेट और कुछ हिस्से पे कोई और रेट लगना है, अगर टोटल पॉपुलेशन के कुछ हिस्से पे कोई और रेट और कुछ हिस्से पे कोई और रेट लगना है, और ये हिस्से कैसे किए हो सकते हैं? रेशो की शक्ल में भी हो सकते हैं, परसेंटेज की शक्ल में भी हो सकते हैं। टोटल पॉपुलेशन के कुछ हिस्से पे कोई और रेट और कुछ हिस्से पे कोई और रेट लगना है, तो सॉल्यूशन करने के 2 रास्ते। क्या? हिस्से करके अकॉर्डिंगली रेट लगा ले, या फिर उन रेट्स का एवरेज करके वो एवरेज टोटल पॉपुलेशन पे लगा ले। समझे बात? समझाएं अपने आप को। ये 3 मिसालें नोट करके अच्छी तरह अपने आप को समझाएं। आपका दिल होना चाहिए, अपनी बात पसंद आनी चाहिए आपको। ये तीनों एग्जांपल बेटे जरूर नोट करें, लेकिन ये जो कंक्लूडिंग बात बताइए ना, ये जरूर अपने आप को समझाएं।
कैमरा कहाँ है अभी? नोट है? अरे मुझे थोड़ी नोट करना है उन्होंने, वो एग्जाम्पल 3 की तरफ। ये दोनों स्क्रीन आधी आधी करके कर लेना, मतलब वो सेकंड हाफ पे रखें। बड़ी देर लगा दी भाई। अच्छा एग्जांपल 1 और 2 नोटेड कि नहीं? अच्छा डब्बे ज्यादा बड़े बड़े बन गए तो इसलिए असल मुद्दे से तो हट ही गए होंगे, तो मैं असल वाली चीज ना दोबारा हेडिंग दे देता हूँ, स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन। स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन, ये मैंने ये अभी ये डब्बे बनाने से पहले बात शुरू की थी ना, तो उससे ही दोबारा शुरू करते हैं बात, कंटिन्यू। प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन निकालते हैं, उसको मैंने कहा था 2 स्टेप्स में करेंगे। अगर मैनेजमेंट अपनी टीम को कहे कि प्रोडक्ट ए और बी आप लोगों ने 2:3 में बेचना है, तो बस ये काफी है ऑर्डर 2:3 में बेचना है, या ये भी जानना है कि किसकी रेशो भाई है, यूनिट्स की या रेवेन्यू की, या एक ही बात है? 2:3 में बेचना है, यूनिट्स की रेशो है कि रेवेन्यू की रेशो है, या एक ही बात है? अलग बात है ना, तो इसलिए रेशो किसके हिसाब से, यूनिट्स के हिसाब से कि रेवेन्यू के हिसाब से, ये भी क्लेरिफाई करना होगा। तो इसको मैं 2 केसेस में बांट रहा हूं। एक केस बना लेते हैं कि मैनेजमेंट ने एक रेशो तय की है टीम के लिए, मैनेजमेंट ने एक रेशो डिसाइड की है और वो रेशो यूनिट्स के हिसाब से, क्वांटिटी सोल्ड, मैनेजमेंट ने यूनिट्स के हिसाब से रेशो तय की है।
अगर मैनेजमेंट ने तय किया है कि हमने यूनिट्स की एक स्टैंडर्ड रेशियो मेंटेन करनी है, अगर मैनेजमेंट ने यूनिट की रेशियो तय की है, तो फिर ब्रेक इवन सेल निकालने के लिए दो स्टेप है। स्टेप वन ये है कि कंप्यूट कंबाइंड ब्रेक इवन सेल। पहले हमें कंबाइंड ब्रेक इवन सेल निकालनी पड़ेगी। और वो भी यूनिट्स की, क्योंकि जब रेशो ही यूनिट के हिसाब से तय की है, यूनिट्स, तो हम फिर ब्रेक इवन भी यूनिट्स में ही कैलकुलेट करेंगे। पहले हमें कंबाइंड मतलब सारे प्रोडक्ट्स की कंबाइंड वो ब्रेक इवन सेल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो भी यूनिट्स में। और उस पर फॉर्मूला लगेगा टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन किसकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? हर प्रोडक्ट की अलग अलग हो सकती है, तो एवरेज, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अब हमने अगर वेटेड एवरेज करना है, तो जो पिछले 3 सवालों से एक बात सिखाई है एवरेज करने के लिए, तो उसमें W क्या यूज करना है? वही वाली रेशियो। ये सवाल करके सिखाता हूं, जो अभी मैंने पहले एग्जांपल 1 और 2 में किया है। रेशियो किस चीज की थी? यूनिट्स की थी ना। तो वो जो यूनिट्स की रेशियो को हम लोग वेटेड एवरेज में वेट यूज कर रहे थे, बस यही बात लिखी है मैंने कि सब प्रोडक्ट्स की कंट्रीब्यूशन को वेटेड एवरेज निकालने के लिए वेट क्या लेना है, वही जो रेशियो तय की। इसका जब आंसर आ जाएगा, वो आंसर किस में आएगा? रुपीज में, यूनिट्स में? यूनिट्स में। और वो किस प्रोडक्ट का होगा? सबका कंबाइंड टोटल होगा। तो स्टेप 2 ये होगा कि हम उस कंबाइंड ब्रेक इवन को तोड़ देंगे। तोड़ने के लिए कोई रेशियो चाहिए होगी ना। किस रेशियो में तोड़े? यही जो एग्रीड है। यही जो रेशियो एग्रीड है, यही जो मैनेजमेंट ने रेशियो तय की हुई है, उसी रेशियो में स्टेप 1 के आंसर को तोड़ देंगे। ये मैं सॉल्व करके दिखाता हूं तो बात समझ आएगी बेहतर।
नोटेड? अगर मैनेजमेंट ने रेशो तय की है सेल्स रेवेन्यू के हिसाब से, तो हमें ब्रेक इवन सेल पहले कंबाइंड रेवेन्यू की ही निकालनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज सीएस रेशो। यानी हर प्रोडक्ट की सीएस रेशो को, जैसे मैंने यहां पर जीपी रेशो का वेटेड एवरेज किया था, तो सीएस रेशो होगी, उसका वेटेड एवरेज करना होगा। और वेटेड एवरेज करने के लिए वेट्स ये वाली रेशो यूज करेंगे। कंबाइंड ब्रेक इवन रेवेन्यू निकल आया, उसको प्रोडक्ट वाइज कैसे तोड़ें? इसी ऊपर वाली रेशो के अंदर बांट देंगे। ये आप ना दोनों केसेस लिख लें, इसका मैं सवाल कराऊंगा कल, तो फिर ये आ जाएगी बात समझ। खुद बना के करा दूंगा, पासवर्ड का भी करा दूंगा, ये हो जाएगी बात क्लियर। चलिए इसका सवाल कराता हूं कल, ठीक है।